मेरा नाम रूबी है। मेरी उम्र 50 साल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अम्मा-अब्बा बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अम्मा की पसंद की शादी थी, जबकि अब्बा अम्मा को पसंद नहीं करते थे। लेकिन चूँकि अब्बा अम्मा के ताया के बेटे थे, तभी नाना ने अम्मा की शादी अपने भाई के घर कर दी। अब्बा को भी दादा अब्बा मना लिया। अब्बा अभी शादी नहीं करना चाहते थे, वो किसी और से मोहब्बत करते थे। उन्होंने दादा अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर दादा अब्बा का कहना था कि जहाँ वो कहेंगे वहीं ही शादी होगी। मगर दादा अब्बा की सख्ती पर इनको मानना पड़ा। अम्मा 2 बहनें थीं, अब्बा इकलौते बेटे थे। अम्मा की शादी जिस वक्त हुई, इस वक्त अब्बा अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अम्मा की शादी के बाद नाना-नानी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और हाला नीम पागल हो गई। वो किसी से नहीं मिलती थी, हमेशा तन्हा रहती न थी। अम्मा अक्सर हाला से मिल आतीं, लेकिन वो कभी हमारे घर नहीं आईं। अब्बा अम्मा को नापसंद करते थे, तभी वो हमेशा अम्मा पर जुल्म करते, इनको मारते पीटते, इनसे घर के काम तक लेते। लेकिन मेरी पैदाइश के बाद अब्बा कुछ बेहतर हो गए थे। अब्बा अम्मा से प्यार से बात करते थे। अम्मा भी खुश रहने लगी थी। अम्मा हर वक्त सोने के ज़ेवरात पहन कर रखती। अब्बा ने अम्मा को हर आसाइश मुहैया की। दादी हमेशा कहती थी कि नई नवेली दुल्हनें सजी संवरी ही अच्छी लगती हैं। मेरे बाद घर का माहौल अच्छा हो गया। अम्मा हमेशा कहती थी कि मेरे कदम इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अम्मा ने कभी भी मुझे अब्बा के खिलाफ़ नहीं किया था। वो हमेशा कहती थी जो कुछ भी हुआ वो हम मियाँ बीवी का मामला था, लेकिन इनकी इज़्ज़त मेरा फ़र्ज़ है। मैंने अम्मा जैसा जज़्बा और हिम्मत किसी की नहीं देखी थी। अम्मा ने बहुत सी तकलीफ़ों के बाद कभी अब्बा से बदतमीज़ी से बात नहीं की थी। अब्बा ने अम्मा को एक मुलाज़मा रख दी थी, जो दिन भर अम्मा का सारा काम करती। वो कुछ डेढ़ उम्र थी, बहुत अरसा अम्मा के साथ काम करती रही, मगर फिर वो बीमार रहने लगी। अम्मा इसको कहती कि तुम अब घर पर आराम कर लिया करो। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो इसे घर ले आओ, वो काम कर लिया करेगी। मगर मुलाज़मा कहती कि वह जवान है, मैं इसे काम पर नहीं लेकर आती। लेकिन एक रोज़ इस बूढ़ी औरत की जगह इसकी बेटी काम पर आई, लेकिन इसने घूंघट निकाला हुआ था। अम्मा ने बोला कि तुम घूंघट उठा सकती हो, यहाँ कोई नहीं होता। लेकिन वो हमेशा कहती कि मैं घूंघट नहीं निकाल सकती। अम्मा ने सख्ती से मना किया है। हमारे घर काम करने लगी। अब्बा के सारे काम भी वही ही करती थी। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग इस पर बहुत जचती थी। मुलाज़मा ने अम्मा पर अंधा भरोसा बना लिया था। अम्मा हर वक्त इस मुलाज़मा के साथ बातों में लगी रहती। वो न जाने अपने कौन-कौन से दुख सुनाती, मुझे वो मुलाज़मा एक आँख न बाती थी। मैं अम्मा से अक्सर कहती कि मुझे ये औरत ठीक नहीं लगती, मगर अम्मा के एक ही बात कहती कि तुम्हें बड़ों की बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अब्बा भी अब मुलाज़मा के साथ काफ़ी हँसी मज़ाक करते। मुझे अब्बा का ये रवैया बिल्कुल पसंद ना आता। मैं अक्सर अम्मा से कहती कि अब्बा मुलाज़मा के साथ बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करते हैं। इनका मुलाज़मा के साथ इतना हँसी मज़ाक करना बेहतर नहीं है, मगर अम्मा खामोश रहती। अक्सर मैं मुलाज़मा को टोक दिया करती और बोलती कि अपनी हद में रहा करो, तुम एक मुलाज़िम हो, मुलाज़मा की तरह रहा करो। अब्बा को देखते ही वो आंसू बहाने लगती। अब्बा मुझे हमेशा डाँट देते और अम्मा से कहते कि इसको कुछ तमीज़ सिखाओ। अम्मा भी मुझसे नाराज़ रहने लगती। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मुलाज़मा को घर से निकलवा कर रहूँगी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। अक्सर अब अम्मा की गैर मौजूदगी में मुलाज़मा अब्बा के कमरे में जाती और कई-कई घंटे बाद जब मुलाज़मा कमरे से निकलती तो पूरी काँप रही होती और न जाने अपनी चादर के नीचे क्या छुपा लेती। एक रोज़ तजस्सुस के मारे मैं मुलाज़मा के अब्बा के कमरे में जाते ही खुद भी इनके पीछे चल पड़ी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने दरवाज़ा का धक्का लगाया तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। अब्बा की खिड़कियाँ बहुत ऊपर थी, जो मेरी पहुँच से दूर थी। तभी मैंने अंदर का मंज़र नहीं देख सकी, मगर अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने पर मेरा तजस्सुस मज़ीद बढ़ने लगा। अंदर से कुछ कागज़ात हिलने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि ऐसा महसूस हो रहा था अब्बा कमरे में नहीं हैं। एक रोज़ शाम के वक्त अम्मा जब बाहर से लौटी तो काफ़ी परेशान थी। घर पे ना तो अब्बा मौजूद थे और मुलाज़िम तो शाम की जा चुकी थी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों है? मगर अम्मा खामोश रही और आंसू बहाते कमरे में चली गई। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि सुबह तो अम्मा बिल्कुल ठीक थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अम्मा की ये हालत हो गई? कुछ देर बाद अब्बा भी घर आए, लेकिन अब्बा काफ़ी खुश लग रहे थे। अब्बा आते ही कमरे में गए, लेकिन अम्मा कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अब्बा ने मुझसे अम्मा की तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने इन्हें दोपहर का वाक़या बता दिया। अब्बा भी काफ़ी परेशान हुए और दोबारा से अम्मा के कमरे के दरवाज़े को खटकाने लगे। मैं और अब्बा काफ़ी परेशान थे। अम्मा ने आज तक कभी इस तरह नहीं किया था। काफ़ी बार दरवाज़ा खटकाने के बाद जब अम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अब्बा गुस्सा होने लगे और अम्मा को गुस्से से बोलने लगे थे, ये क्या बचपना है, दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? लेकिन अम्मा की आवाज़ फिर भी ना आई। अब मैं फूट-फूट कर रोने लगी थी। मैं जानती थी इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, जो अम्मा किसी को नहीं बता रही। एक रात जैसे-तैसे हम लोगों ने काट ली। अगली सुबह जब अम्मा ने दरवाज़ा खोला, अम्मा की आंखें सूजी हुई थी।
शायद सारी रात रोने की वजह से इनकी आंखें खुलना मुश्किल हो रही थी। वो कमरे से बाहर आईं तो मैं सोफे पर ही बैठी हुई थी। अम्मा को देखते ही अम्मा के सीने से लग गई और रोने लगी। मैंने अम्मा से पूछा क्या हुआ है, अम्मा ऐसे क्यों रवैया तैयार किया हुआ है, लेकिन वो मेरी बात पे फिर खामोशी से आंसू साफ करने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। मुझे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि नाश्ता हमेशा मुलाजमा बनाती थी। आज अम्मा को न जाने क्या हो गया था। मैंने अम्मा से बोला कि मुलाजमा का इंतज़ार कर लें, वो आने ही वाली होगी, मगर अम्मा ने एक जुमला में सारी बात हदम कर दी। वो जिन कामों में लगी हुई है इसे वहीं लगे रहने दो, इसे वही करने दो, इस पर वही जचते हैं। ये घर के काम इसके बस की बात नहीं है। अम्मा की बात मेरे पल्ले ना पड़ी, मगर मैं हैरानगी से अम्मा को देखने लगी। इतनी ही देर में अब्बा आ गए और अम्मा को नाश्ता बनाते हुए देखने लगे। अब्बा काफ़ी गुस्से में थे। अम्मा के साथ झगड़ने लगे और बोले कि रात भर तुमने क्या तमाशा लगा रखा था, आखिर तुम चाहती क्या हो। मगर अम्मा मुस्कुराने लगी और बोली कि मुझे बहुत पहले अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि आप क्या चाहते हैं। एक तरफा मोहब्बत सारी ज़िंदगी साथ नहीं चलती। मुझे अम्मा की बातों से खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। अब्बा ने हैरत से पहले मेरी तरफ देखा और आंखें फाड़े अम्मा को देखने लगे। शायद अब्बा को इस जवाब की तवक्को नहीं थी कि अब्बा के चेहरे पर गुस्सा मज़ीद बढ़ने लगा था। वो नाश्ते की मेज़ छोड़कर वहाँ कमरे में बंद हो गए। मैं खामोशी से अम्मा के पास गई और अम्मा से पूछा कि अम्मा हर क्या हुआ? अब्बा से कोई झगड़ा हुआ है या कोई और बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? अम्मा नाश्ता बनाती रोने लगी और बोली कि अपने नसीब की दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं मज़ीद परेशान हो गई थी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और खामोशी से नाश्ते की मेज़ पर बैठ गई। अभी हम दोनों को नाश्ता करते थोड़ी देर गुजरी थी कि मुलाजमा आ गई और बोली मालकिन आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं आ ही रही थी, मगर अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे बोली कि इसे कह दो आज के बाद मेरा कोई काम नहीं करेगी। अपने मालिक से पूछ ले, अगर तो यहाँ काम करना है तो कर ले, वरना जाना चाहती है तो जा सकती है। मुलाज़िमा अम्मा के पास आई और बोली क्या हुआ मालकिन, कोई गलती हो गई? अम्मा ने नफ़रत भरी आंखों से मुलाज़िमा को देखा और बोली कि मुझसे सवाल जवाब करने वाली तुम कौन होती हो? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। बेहतर है मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अब तो मैं जान गई थी कि कोई बात तो है और बात भी मुलाज़िमा को लेकर है। अम्मा कमरे में गई तो मैं भी अम्मा के पीछे चल पड़ी और अम्मा से पूछा कि अम्मा मुलाज़िमा ने कुछ कहा है? अगर कोई बात है तो मुझे बता दें। मगर अम्मा ने कहा जब सिक्का अपना खोटा हो तो किसी और को क्या कहना। मैंने अम्मा को इनके हाल पर छोड़ा और अपने कमरे में आ गई। सारा दिन गुजर गया। मुलाजमा सारा दिन काफ़ी बेचैन थी, बार बार नज़र अब्बा के कमरे की तरफ डाल रही थी। अम्मा क्योंकि अलग कमरे में थी, तभी मुझे मुलाजमा पर शक होने लगा। दोपहर के वक्त मुलाजमा कमरे में गई तो मैं भी तजस्सुस के मारे मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। आज शायद वो दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। मैं हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। जो औरत अम्मा के सामने भी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, इसने कैसे अब्बा के सामने अपना चेहरा खोला छोड़ा हुआ था और मुसलसल अब्बा की टांगें दबा रही थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सारा दिन सोचों में गुजार दिया। मैं मुलाज़िमा पर नज़र रखने लगी। जब मुलाज़िमा गई तो मैं भी अपने कमरे में आ गई, मगर मैं सारी रात सो न सकी। सोचों की दौड़ अभी भी मुलाज़िमा के ऊपर थी। मुझे मुलाज़िमा से नफ़रत महसूस होने लगी। अब तो मैं कुछ भी करके इसका चेहरा देखना चाहती थी। आखिर वो चाहती क्या है? कुछ दिन गुज़रे, ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा। अम्मा अब्बा से नाराज़ रहे और मुलाज़िमा रोज़ अब्बा के कमरे में जाती और कई घंटे बाद बाहर निकलती। एक रोज़ मैंने मुलाज़िमा से पूछा कि तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? हम तो औरतें हैं, हमसे किस चीज़ का छुपाना? मगर इसने ये कहकर टाल दिया कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। लेकिन ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी थी। मुझे शक सा महसूस हुआ, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं थे। जो मैं सोच रही थी, अपने शक को सच साबित करने के लिए अब्बा की लापरवाही की वजह से अम्मा बीमार रहने लगी थी। जवानी में ही अम्मा को न जाने कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो गई थी। अम्मा के चेहरे के रंग बदल गए थे। पीला जर्द चेहरा इनके बदले नसीब की कहानी सुनाता था। आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ गए थे। ये तो वो खूबसूरत औरत थी जो नया लिबास पहन लेती तो सारे खानदान की नज़र अम्मा पर टिक जाती। अब्बा बिल्कुल ही अम्मा को नज़रअंदाज करने लगे थे। अम्मा बीमार होती तो अब्बा पूछते तक ना और हर वक्त बस मुलाजमा के आगे पीछे घूमते रहते। एक रोज़ अम्मा को शदीद बुखार हुआ, मगर अब्बा घर पे मौजूद नहीं थे। मैंने बहुत बार अब्बा को फ़ोन किया, मगर अब्बा ने भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। मुझे अपने अब्बा पर बहुत दुख होने लगा। अम्मा बुखार में तप रही थी, मगर मैं अकेली कुछ ना कर सकती थी। मैंने अम्मा से बोला कि मैं इनके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, मगर अम्मा से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। कमज़ोरी इस कदर थी कि हिलना मुश्किल हो गया था। मैं अम्मा के लिए खाना बनाने गई और आधे
घंटे बाद जब वापस आई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने अम्मा को मुर्दा हालत में देखा। मेरे हाथ से खाने की ट्रे ज़मीन पर गिर गई। मैं चीखें मारते अम्मा के पास गई और अम्मा को बहुत बार हिलाया, मगर अम्मा का वजूद बेसुधो हरकत था। मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। अम्मा की ये हालत देखकर मैं चीख कर अम्मा को उठाती रही, मगर जाने वाले कहाँ वापस आते हैं। कुछ वक्त ही घर में कहराम मच गया। मैं अम्मा की चारपाई से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन जिस इंसान के साथ अम्मा ने सारी ज़िंदगी गुजार दी थी, इस इंसान की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मुझे इस वक्त कोई होश नहीं थी, मगर मैं अब्बा से बहुत सवाल करना चाहती थी। मुलाजमा एक कोने में खड़ी न जाने क्या कर रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अम्मा का जनाजा उठा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा की तदफीन के बाद सब अपने घरों को चले गए। पूरे घर में मुझे अपना आप का अकेला महसूस हो रहा था। मेरे अब्बा ने एक बार मुझे अपने सीने से ना लगाया था। घर पर अब भी अब्बा और मुलाजमा ही होती थी। मैं अपना काम खुद करती थी और मुलाजमा अब्बा और बाकी घर के काम में ज़्यादा अब्बा से भी बात ना करती थी। मुलाजमा की चाल डाल अब कुछ बदल गई थी। मुझे हैरत होती कि ये पहले वाली औरत क्यों नहीं लगती। मुझे इस मुलाजमा पर काफ़ी बार शक हुआ। अब अक्सर अब्बा की गैर मौजूदगी में मुलाजमा से कोई वकील मिलने आता, जिसने काले रंग का कोट पहना होता और इसके हाथ में बहुत सी फाइल्स मौजूद होती। मुझे मुलाजमा पर बहुत हैरत होती, मगर मैं अपने गम से अभी तक बाहर ही निकल नहीं पाई थी, जो इस बात पर ज़्यादा गौर करती। अम्मा को मरे अभी 40 दिन भी ना हुए कि अब्बा ने छुप कर घर की मुलाजमा से निकाह कर लिया। वो हर वक्त अपना मुंह छुपाए रखती। मैं अभी अम्मा के गम से ना निकली थी कि अब्बा ने एक और सदमा दे दिया। मुझे तो हैरत थी कि अब्बा की खुदगर्जी पर मुझे अब्बा से नफरत महसूस होने लगी थी। मुलाजमा ने अभी भी खुद से अपना घूंघट नहीं उतारा था। मुलाजमा मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती, मेरे सारे काम ज़बरदस्ती करती और मुझे हमेशा कहती कि मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ। मुझे अपनी माँ जैसा ही समझो। ये समझ लो ये शादी मेरी मजबूरी थी, वरना तुम्हें माँ का प्यार कभी ना मिलता। मुझे मुलाजमा की बात पर हैरत होती। वो अब्बा का नाम लेकर मुझसे बहुत से काम करवा लेती और रोज़ाना कागज़ पर मुझसे दस्तखत करवाती, लेकिन मुझे सख्ती से मना करती कि किसी को न बताना, कागज़ पर न जाने क्या लिखा होता। पहले तो मैं कागज़ात पर दस्तखत नहीं करना चाहती थी, मगर वो मुझे जब कह दी कि ये तुम्हारे अब्बा का हुक्म है, वरना वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, तो मुझे दस्तखत करने पड़ते। एक रोज़ मैं चुपके से अब्बा के पास गई और बोला कि आपने मुलाजमा से निकाह कर लिया है, मगर वो न जाने मुझसे क्या क्या करवाती रहती है। तो अब्बा ने साफ दो टोक अल्फाज में कह दिया, जो वो कहती है वो कर दिया करो। इसके साथ बहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अपने अब्बा की इस वाक़ियत पर हैरान थी कि कोई इतना खुदगर्ज़ कैसे हो सकता है, जिसे किसी गैर के सामने अपनी औलाद भी नज़र ना आए। अगले रोज़ सुबह के वक्त मैं अब्बा से अपनी पढ़ाई से मुतल्लिक़ कुछ पूछने गई थी कि मुलाज़मा अब्बा के कमरे में इनसे कोई बात कर रही थी। मैं भी छुप कर इनकी बातों को सुनने लगी। मुलाज़मा अब्बा से कह रही थी कि आपकी बेटी को मुझ पर शक है, अब वो मुझ पर नज़र रखती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ आएँ, मैं वहाँ ही ठीक थी। आपने न जाने क्यों मुझ जैसी से निकाह कर लिया और यहाँ ले आए। यहाँ तो मेरी हैसियत अभी भी एक मुलाज़मा जैसी है। अब्बा ने मुलाज़मा को तसल्ली दी और बोले कि तुम इस घर की मालकिन हो। मेरी साबका बीवी के मरने के बाद अब तुम ही सब कुछ हो। काश वो इस रोज़ हम दोनों को इकट्ठे ना देखती, तो आज वो यहाँ होती। अब्बा की आवाज़ रौंद गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा जो कह रहे हैं वो सच है। अम्मा इस रोज़ इसीलिए परेशान और अब्बा से नाराज़ थी। अब्बा बेवफ़ाई की सब हदें पार कर गए थे। अब्बा ने मुझे और अम्मा को जो गम दिया था नाक़ाबिले बर्दाश्त था, मगर अब जो हो गया था इसे बदला नहीं जा सकता था। मैंने अपने नसीब के साथ समझौता कर लिया, जैसे मेरी अम्मा ने अपने नसीब का लिखा मान लिया था। मैं खुद को ये सोचकर हौसला दे देती कि वक्त भी गुजर ही जाएगा। हम ताउम्र यहाँ नहीं रह सकते, हमने भी वापस जाना है। अम्मा की मौत ने जहाँ छोड़ा था वहीं कहीं न कहीं बहुत हिम्मत भी दी थी। एक दिन मुलाजमा काम कर रही थी। मैं भी किचन में किसी काम के लिए गई, मगर मेरी नज़र जैसे ही मुलाजमा के हाथ पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। इसके हाथों में कंगन देखकर मुझे शक सा हुआ। जो ही इसके चेहरे से कपड़ा हटा तो सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो मुलाजमा कोई और नहीं बल्कि मेरी नीम पागल हाला थी। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं, मगर फिर भी मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। हाला घूंघट उठाते ही एकदम चौंक गई और मुझे हैरत से देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा ने अम्मा को धोखा हाला की वजह से दिया था या कोई और कहानी थी। मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था। मैं कुछ नहीं जानती थी। अब तो मैं बस चेहरे पे हाथ रख के इस बात को यकीन करने की कोशिश कर रही थी, हवा जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत भी है या नहीं। मैं उल्टे कदमों चलती अपने कमरे में बंद हो गई थी। अब्बा घर आए तो मैं इस वक्त भी कमरे से ना निकली। न जाने हाला ने अब्बा को क्या कहा कि अब्बा रात के वक्त मेरे कमरे में आए और बोले क्यों ना मुझसे कुछ बात करनी है, मगर मैं इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकती। मुझे दचके पे दचका मिल रहा था। मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त दरकार था। मैंने अब्बा से बोला कि अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मगर अब्बा मुझ पर गुस्सा होने लगे और बोले कि जल्दी से मेरी बात सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सोच के रह गई कि अभी भी आपसे बुरा कोई हो सकता है, जिन्होंने न सिर्फ मेरी अम्मा की जान ले ली बल्कि मुझ पर इतना बोझ ला दिया जिसको उठाने के लिए मेरे कंधे कमज़ोर थे।
کیا ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ذہن پر اس کا سب کا کیا اثر پڑے گا؟ ابا نے تو وہی کیا جو ان کو بہتر لگا۔ دوگلے رشتوں کا بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں نے اپنا آنسو صاف کیے اور ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر ابا کی بات سننے لگی۔ میں نے ابا سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی جواب مانگا۔ میں خاموشی سے ابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شاید کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ابا نے لمبا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھی تو ابا نے اپنی بات شروع کی کہ میں بہت غور سے ابا کی ہر بات سن رہی تھی۔ ابا نے بولا کہ ابا اور خالہ بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اماں کی محبت خالہ اور ابا کی محبت پر بھاری پڑ گئی۔ ابا نے دادا کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کا بھائی کسی صورت چھوٹی بیٹی کے لیے نہیں مانے گا جب تک ان کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، اور رشتہ بھی انہوں نے بڑی بیٹی کے لیے مانگا ہے، نہ کہ چھوٹی بیٹی کے لیے۔ ابا کو اپنی عزت اور اپنی انا پیاری تھی، مگر محبت کسی کو نظر نہیں آئی۔ میں نے بھی اس دن خود سے وعدہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے مگر میں تمہاری ماں کو کبھی خوشی نہیں دوں گا، ہمیشہ اس پر ظلم کروں گا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں یہاں پر غلط تھا، میں نے تمہاری ماں پر ظلم بھی کیا اور اسے خوشی سے محروم رکھا، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں اسے محبت نہ سہی مگر اس کو عزت دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک روز میں کام کے سلسلے میں شہر گیا تو وہاں تمہاری خالہ ایک ہسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ تمہاری خالہ بہت بیمار تھی۔ میں نے زبردستی سے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ تمہاری خالہ تنہا رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں ابا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے لگا ابا مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر میرے پاس ابا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ابا کو سنتی رہی۔ ابا نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس روز خالہ کی ضد کے باوجود ابا انہیں اپنے ساتھ گھر لانا چاہ رہے تھے، مگر خالہ کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اپنے لوگوں کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر نہ جانے نصیب میں کیا لکھا تھا، تمہاری اماں نے مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ تمہاری اماں مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ چکی ہیں، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس پر تمہاری اماں کا بگڑتا رویہ مجھے دوہری پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری خالہ گھر پر ملازمہ بن کر رہنے لگی اور اصل ملازمہ کو میں نے کام سے ہٹا دیا۔ تمہاری اماں یہ بھی جانتی تھی کہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سگی خالہ ہے۔ تمہاری خالہ نے کئی بار تمہاری اماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی، وہ بے قصور ہو کر بھی تمہاری اماں کو صفائیاں دیتی رہی، مگر تمہاری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں تمہاری اماں کو طلاق دے دوں۔ میں بے وفا نہیں تھا، مگر تمہاری اماں نے مجھے بے وفائی کا تمغہ بھی دے دیا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ جس روز تمہاری اماں کی موت ہوئی، اس روز میں ٹریفک میں بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا تھا، لیکن جب تک گھر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ غلط فہمیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور نہ جانے اس غلط فہمی کے بدلے میں کتنے ہی گھر تباہ برباد کر چکا ہوں۔ ہر رشتے میں سب سے پہلے انسان کو بھروسہ کرنا لازم ہے، مگر نہ تمہاری ماں کو مجھ پر بھروسہ ہوا اور نہ میں کبھی دلاسا۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب خالہ میرے سامنے پانی لیے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ پانی پی لو۔ میں نے غور سے کبھی گلاس کو تو کبھی خالہ کے چہرے کو دیکھتی، پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے گلاس پکڑ لیا اور پانی پینے لگی۔ میری خالہ کو نہ جانے مجھ پر ترس آ گیا تھا، جو جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تب ہی میں بھی خالہ کے ساتھ لگی رونے لگی۔ میرے دل پر پڑا بوجھ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ پہلے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی، میری ضروریات میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی۔ میری صحت سے لے کر میری پڑھائی تک ساری ذمہ داری خالہ نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ ابا بھی ہر دوسرے دن خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ خالہ کا بھی علاج اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ ایک دن خالہ میرے پاس آئی، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کاغذات تو پہلے بھی میں نے کہیں دیکھے ہیں۔ خالہ بہت عرصے پہلے مجھ سے یہ ایسے ہی کچھ کاغذات دستخط کروایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ میرے پاس ان کاغذات کو لے کر آئیں اور مجھے دستخط کرنے کے لیے بولا۔ پہلے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کاغذات کس چیز کے ہیں، تو مجھ سے نظریں چرانے لگی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے خالہ سے پھر سوال دہرایا کہ خالہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو خالہ بولی اس بات کا تمہارے ابا کو بالکل بھی علم نہ ہو، یہ ان کے جائیداد کے پیپر ہیں جو تمہاری اماں نے تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر دی تھی۔ جب تمہارے ابا نے بہت سی جائیداد تمہاری اماں کے نام لگائی تو میری حفاظت کے لیے تمہاری اماں نے اس میں سے کچھ جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر اب مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ اللہ نے میری جھولی میں بن مانگے ہی ڈال دیا۔
ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک پیاری سی بیٹی اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے صلے میں دی ہے۔ یہ بات تمہارے ابا کو کبھی نہ پتہ چلے، ورنہ جو تمہاری اماں کے لیے ان کے دل میں عزت اور محبت تھی، وہ بھروسہ تھا، سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا بھروسہ نہ صرف تمہاری اماں پر سے بلکہ مجھ پر بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پر سے اٹھ جائے گا۔ میں حالہ کو جتنا برا سمجھتی تھی، حالہ اتنی بری نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے میرے آگے ایسے ایسے واقعات لا کر کھڑے کر دیے تھے جن پر بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جو غلطی اماں نے کی، وہ غلطی کہیں نہ کہیں میں بھی کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں اللہ نے جلدی ہی کھول دی اور میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتی سے پہلے ہی سچائی سامنے آ گئی۔ کاش یہ سچائی اماں کے سامنے بھی آ جاتی تو شاید آج اماں میرے ساتھ ہوتی۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، ایک کاش اور ایک شاید۔ خالہ نے اماں کی دی ہوئی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اس بات کا بھنک بھی ابا کو نہیں ہونے دی۔ خالہ میری اماں جیسی تو نہ تھی، مگر چہرہ کچھ کچھ میری اماں سے ملتا تھا۔ مجھے اکثر اوقات خالہ میں اپنی اماں نظر آتی تھی۔ خالہ بھی میرا خیال اماں کی طرح رکھتی، انہوں نے کبھی اپنی اولاد کی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو اس عورت کے ظرف پر حیران تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بہن کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ دکھاتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائی کہ ہر برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم کچھ اچھائی کر دیں تو اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزت خود دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار برائی کے بدلے برائی ہی دی جائے۔ یہ آپ کا ظرف ہے اور آپ کے ضمیر پر محصر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کس چھوٹی چیز کے بدلے کیا بڑی چیز دے سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھوتہ کر لیں اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیں اور منفی سوچوں کی جگہ مثبت سوچ رکھنے لگیں تو ہمارے زندگی کے کئی مسائل ہم بغیر کچھ کیے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اعتبار اور عزت ہر انسان کا حق ہے۔ ابا کو اماں سے ہمیشہ یہ ایک ہی شکوہ رہا کہ اماں ابا سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے کچھ رشتے ہی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور بچے ہمیشہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی خالہ اور اپنے ابا سے ایک ہی بات سیکھی کہ رشتہ کوئی بھی ہو، اس پر سب سے پہلے بھروسہ کرنا سیکھو تاکہ رشتہ تعمر چل سکے۔ تو آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔